एब्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर के बीच में, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा। अच्छा बताओ, कौन बच्चा बताएगा फ्राउनलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? 5 मिनट डिस्कस ही करेंगे, 10 मिनट फिर आगे चलेंगे। और ग्राफ कैसे आएगा जानते हो आप लोग? अच्छा, उसका इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट, ठीक है। स्लोप क्या होगा? स्लोप, वो स्लोप है 1/n। 1/n की वैल्यू कितनी होगी? लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? एड्सॉर्प्शन जो होगा सारी साइड से इक्वल होगा, लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा बताओ, दूसरा वाला चल रहा था हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले साइंटिस्ट कौन से आए थे? थॉमस ग्राहम ने। कितने में डिवाइड कर दिया इसको? 2 में। कौन कौन से में? क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलॉइड्स मतलब होते क्या है क्रिस्टल? ना तो सिंपल मेथड से सेपरेट हो सके अल्ट्रा फिल्टर से, उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलॉइड्स। अच्छा बताइए, कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? सिंपल से तो सेपरेट ना हो सके, लेकिन बात समझ में आई? अच्छा बताओ कि हमारे पास ये जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन है ये कितने में क्लासिफाई किया गया है? 3 में। नंबर 1 कौन सा है? हर्षित, नंबर 1 कौन सा है? क्लासिफिकेशन बताओ। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, नंबर 1 कौन सा है? बेस्ड ऑन दी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कितने टाइप का होता है? कौन सा वाला नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अच्छा बताओ, इमल्सन किसको बोलेंगे? अच्छा बताओ, सॉलिड सॉल किसको बोलेंगे? अच्छा बताओ, एरोसॉल किसको बोलेंगे? अच्छा बताओ, कहीं पर भी डीएम अगर H2O होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कहीं पर डीएम अगर बेंजीन होता है तो क्या बोलते हैं? कहीं पर डीएम अल्कोहल होता है तो क्या बोलते हैं? बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कौन सा क्लासिफिकेशन था हमारे पास? फिजिकल नेचर के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? मल्टीमॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर एंड एसोसिएट। बताओ मल्टीमॉलिकुलर कॉलॉइड्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, हाइड्रोक्साइड एसेट्रा। बताओ मैक्रोमॉलिकुलर कॉलॉइड्स क्या होते हैं? कोई भी मैन मेड मैक्रोमॉलिक्यूल कॉलॉइड्स का एग्जांपल दो। समझ रहे हो ना? अच्छा, नेचुरली मैक्रोमॉलिक्यूल्स का एग्जांपल दो। स्टार्च, सेलुलोज, ये सारे। एसोसिएट कॉलॉइड्स में बताइए, लो कंसंट्रेशन है तो क्या बनेगा? अगर हाई कंसंट्रेशन है तो बताइए सीएमसी किसको बोलते हैं? होती क्या है? जिसपे मिसल्स की फॉर्मेशन होती है, ऐसी कोई कंसंट्रेशन। अच्छा बताओ, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है? समझ रहे हो ना? अच्छा बताओ, तीसरा वाला कौन सा क्लासिफिकेशन है? इंटरेक्शन के बेसिस पे कितने टाइप के हैं? लायोफिलिक, लायोफोबिक। अच्छा बताओ, इसमें से ज्यादातर स्टेबल कौन सा है? रिवर्सिबल कौन सा है? डीपीडीएम में इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है कौन सा है? डीपीडीएम में इंटरेक्शन बहुत खराब हो रहा है, हो ही नहीं रहा। अच्छा बताओ, रिवर्सिबल कौन सा है? इरिवर्सिबल। सिंपल मेथड से कौन सा प्रिपेयर किया जा सकता है? स्पेशल मेथड किस में अप्लाई करनी हो? अच्छा बताओ, स्पेशल मेथड कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की। कौन कौन सी? डिस्पर्सन मेथड, कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्सन मेथड, कंडेंसेशन मेथड। बताओ केमिकल मेथड कौन सी है? केमिकल मेथड किसको बोलते हैं? कंडेंसेशन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? केमिकल मेथड। और डिस्पर्सन मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? फिजिकल मेथड। तो बताओ डिस्पर्सन मेथड कितने टाइप की होती हैं? कौन कौन सी? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पेप्टाइजेशन। तो बताओ मैकेनिकल का एक एग्जांपल दो। फ्लोर मिल। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रीडिंग आर्क मेथड। अच्छा बताओ, ब्रीडिंग आर्क कहां पे होती है जनरली? ऐसी कौन सी मेथड है जो फिजिकल में और केमिकल में केमिकल कॉमन होती है? इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन या ब्रीडिंग आर्क मेथड। बात समझ रहे हो? अच्छा बताओ, पेप्टाइजेशन क्या होता है? पेप्टाइजेशन क्या होता है?
conversion of freshly precipitation into colloidal range by adding suitable electrolytes. अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता होगा बताओ? चार्ज को रिपेल करता है, रिपेल करता है तो वो अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा ही तो है. अच्छा बताओ, अब हम क्या करेंगे? अभी कहां चलना है? तीनों तो हो गई हमारे पास. फिजिकल तो डन, केमिकल लिखो. केमिकल में तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं. कौन सा लिखाया मैंने आपको? लिखो ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन सरफेस केमिस्ट्री है ना, में हमारे पास चल रहा है कंडेंसेशन मेथड. कंडेंसेशन मेथड है ना. कंडेंसेशन मेथड में पहला है हमारे पास, लिखिएगा ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन है ना. अगर मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि H2S है ना, इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डालो, जो आपको जानते हो वो डालो. अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो कोई भी. कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दूं? H2SO4 भी होता है लेकिन HNO3 डाल देते हैं ना. बुक के हिसाब से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा बताओ, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसका साइज कितना होगा? कम है, गैस है, ये लेस देन 1 नैनोमीटर है या नहीं है? अब ये बताओ, हमने इसको डाल दिया तो क्या हो जाएगा? सल्फर का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनेगा और एक ब्राउन कलर की गैस आएगी. NO2 कैसे कलर की गैस होती है? ब्राउन कलर गैस. तो ये हमारे पास ब्राउन कलर की गैस आ रही है ना. अच्छा, सारे बच्चे जान रहे होंगे ये सल्फर का कॉलोइडल सॉल्यूशन है. अब इसका साइज कितना हो गया होगा बताओ? अच्छा, 100 थोड़ा सा रिप्लेस कर दीजिएगा, 100 के प्लेस पे आपको 1000 ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी में 100 लिखा हुआ, कुछ में 1000, अभी रिसेंटली वाले में 1000, तो कोई दिक्कत नहीं है. 1000 नैनोमीटर समझिएगा. तो बताओ इसका कितना होगा पार्टिकल साइज? सल्फर आ गई है वाटर में, ठीक है, तो ये क्या बना बोलो? सल्फर का कॉलोइडल सॉल्यूशन. और कौन सी गैस निकल रही है इसमें से? ये हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में करने वाले हैं. अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बताओ इस गैस का कलर क्यों होता है, कलर क्यों आता है, तो कौन बच्चा बताएगा? इसका ब्राउन कलर क्यों आता है, तो आप क्या कहोगे? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं होता है? जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो डाइमर बनाता है. तो ये NO2 डाइमर बनाता था नहीं बनाता था? N2O4. नहीं बात समझ में आई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये क्यों कलर दे रहा है, तो आप क्या कहोगे आंसर में? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बात समझ में आई नहीं आई? एक बार नोट करिएगा. ऑक्सीडेशन में लिखना कुछ नहीं है, रिएक्शन आपको समझनी है. ये रिएक्शन आएगी, आपको ये बताना है कि इसका क्या हो रहा है. ऑक्सीडेशन किसी बच्चे को समझ में नहीं आए पूछ लेना. देखो हमने क्या किया, ये जो आप HNO3 देख रहे हो ना, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे. ये यहां पे ऑक्सीडेशन कर रहा है. इसका ऑक्सीडेशन में सारे बच्चे जानते हैं कि अभी यहां पे हाइड्रोजन है या नहीं है. अब जब हाइड्रोजन हट जाएगा तो आप लोग उसको क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन. भाई ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन. तो ये ऑक्सीडेशन है. दूसरा वाला कौन सा आया बताओ? रिडक्शन. रिडक्शन. अच्छा, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? कौन बच्चा बताएगा? इसका नाम क्या है? ऑरिक क्लोराइड. क्या बोलते हैं इसको? ऑरिक क्लोराइड. अच्छा बताओ, जब ऑरिक क्लोराइड में हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं तो यहां पे क्या बन जाता है? गोल्ड का कॉलोइडल सॉल्यूशन प्लस क्या बनेगा बोलो? SnCl4. अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि यहां पे गोल्ड का क्या हुआ है, तो क्या कहोगे आप लोग? अच्छा आप देखिए, यहां पे गोल्ड की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, और +2 से किस में गया? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया नहीं किया? तो इसने रिडक्शन हुआ. इसने किसने कराया इसका रिडक्शन बोलो? तो इसको आप लोग क्या बोलना चाह रहे हो?
किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, एक बार नोट करिएगा। देखिए जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में लाया जा रहा है वो आपको पता है उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। आप तो ये समझो कि इसका ये क्या कर रहा है, यहां 2 है ऑक्सीडेशन नंबर, अब कम हो गई मतलब रिडक्शन हो गया। कराया किसने, इसने, इसलिए इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये इसका नाम लिख लेना है ना, कई बार पूछ लेता है ये क्या चीज है, लिख लीजिएगा, ऑरिक क्लोराइड। और इसको क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड कैसा होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड कैसा होता है बताओ, कलर, कलर कौन बच्चा बताएगा, गोल्ड के कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन ये आएगा पर्पल ऑफ कैसियस किसको बोलेंगे, तो वहां ऑप्शन लिखा होगा, तो यही लिखा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, पर्पल ऑफ कैसियस। क्या बोलते हैं इसको, पर्पल ऑफ कैसियस। थोड़ा बहुत बात समझ में आई, ये पर्पल ऑफ कैसियस। अब एक आध बच्चे के दिमाग में आया कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं पर्पल ऑफ कैसियस, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में मिट्टी होती है पर्पल कलर की, जहां से क्या निकलता है बेसिकली गोल्ड, समझ रहे हो ना। अच्छा आपको पता है सारे बच्चों को कि यूएई वगैरह में गोल्ड की रिफाइनरी लगी हुई है, और हमारे इंडिया के लोगों ने वहां पे, गुजरात के लोगों ने वहां पे रिफाइनरी लगा दी है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं से मिट्टी खोद रहे हैं, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन है गोल्ड का, कैसी मिट्टी है वो, किस कलर की है बोलो। अब मान लो एक पूरा ट्रक लिया, और तो ट्रक में इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मिला करके उसमें से बहुत कम निकलता होगा गोल्ड, उसको प्योरीफाई किया जाता है। अच्छा बताओ जो लेबर है ज्यादातर, जैसे मान लो बहुत सारी कंट्री के लोग गए वहां पे, गड्ढे खोद रहे हैं, गड्ढे खोदते खोदते थोड़ा बहुत गोल्ड निकलता होगा, गोल्ड का तो कोलाइडल सॉल्यूशन निकल रहा है। अगर वैसे गोल्ड निकले तो सारे लोग वहां क्यों काम करें, वहां से सारा उठा लाएं, ट्रक को मोड़ दें समझ रहे हो ना, नहीं बात समझ में आई। अरे इधर के लोग जाते ना, इधर इंडिया वगैरह वगैरह से लोग गए, तो वहां पे इस कंपनी में मान लो काम कर रहे हैं, तो गड्ढे खोद रहे हैं। अब गड्ढे खोद करके ट्रक में भर लिया, अब पूरे ट्रक में पता लगा थोड़ा सा गोल्ड निकला, समझ रहे हो ना। और वो भी कब पता लगा, ये तो कोलाइडल सॉल्यूशन निकल रहा है, वो तो तब पता लगा जब बहुत सारी प्रोसेस की गई उसकी, रिफाइनरी में पता लगा कि अच्छा पूरे ट्रक में इतना सा ही निकला, ठीक है ना। इस तरीके से अगर उनको पता लग जाए तो वहां ना ट्रक ले जाएं, वो सीधे अपने घर की तरफ मोड़ दें, वहां नहीं चलने दो बाकी देख लेंगे नहीं बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये पर्पल का मतलब समझ में आ गया। इसको क्यों बोल रहे हैं पर्पल ऑफ कैसियस, मिट्टी के बेसिस पे, क्ले का कलर कैसा है वहां का, जहां पे गोल्ड निकलता है, पर्पल। बात समझ में आई। अच्छा थर्ड वाला लिखिए, तो थर्ड वाला कौन सा आया बताओ, हाइड्रोलाइसिस। अब देखो जैसे मान लो नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं किए जा रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, ये तो जनरली हो जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर नंबर ऑफ मोल्स, जैसे इसमें हम नहीं कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने आपको करा रखा, और भी करा दूंगा मैं। अब देखो ये क्या है, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर, एक बार नोट करिएगा। थोड़ी बहुत बात समझ में आई। दो रिएक्शन को वैसे ही लिख लो आप लोग, एक को लिख लो डबल डिकम्पोजिशन, वैसे है नहीं लेकिन फिर भी लिख लो डबल डिकम्पोजिशन, दूसरा लिख लो आप लोग ब्रीडिंग आर्क मेथड।
जनरली ये तीनों एग्जाम्पल इंपोर्टेंट थे, बाकी दोनों रिएक्शनों को वैसे ही लिख लो आप कि एक इसमें डबल डिकम्पोजिशन होती है, एक इसमें ब्रीडिंग आर्क होती है। डबल डिकम्पोजिशन तो जानती हो आप लोग, 10th क्लास में पढ़ी थी रिएक्शन। कोई एक एग्जाम्पल बता सकते हो? जहां आपने लिखा वहीं एक एग्जाम्पल लिखा देते हैं, डबल डिकम्पोजिशन का कोई बेस्ट एग्जाम्पल लिख लो वहां पे। दो, एक तो ब्रीडिंग आर्क मेथड लिख लो, एक डबल डिकम्पोजिशन लिख लो। तो डबल डिकम्पोजिशन का कोई बेस्ट एग्जाम्पल बताओ, कौन बच्चा बता रहा है? बताओ डबल डिकम्पोजिशन का कोई भी बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा, बता सकते हो? चलो इसको लिख करके लाना एक बार, ठीक है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक बार लिख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये हमारे पास कितनी मेथड हो गई? 3 हो गई। कौन कौन सी बताओ? एक हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन, दूसरा वाला कौन सा हो गया? रिडक्शन, तीसरा वाला कौन सा हो गया हमारे पास? हाइड्रोलिसिस, है ना। प्योरिफिकेशन कितने तरीकों से किया जाता है, कौन बच्चा बताएगा? 2। नंबर 1 डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता था? डायलिसिस में क्या होता था बताओ? तो जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता था वो मेम्ब्रेन से आउट हो जाते थे, और जिन पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर होता था वो मेम्ब्रेन के अंदर रहते थे। बात समझ में आ रही है? अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अब हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन में नंबर 1 नेचर। अब देखो, अब कोई बच्चा कहेगा सर हमने तो ये कर लिया है। नहीं, कर तो लिया है, लेकिन कब किया था बताओ? कंपैरेटिव स्टडी की थी हमने। कब क्या किया था हमने उस समय? कंपैरेटिव स्टडी। किसके साथ कंपैरेटिव स्टडी की थी हमने? ट्रू सॉल्यूशन के साथ, सस्पेंशन के साथ और कॉलॉइडल सॉल्यूशन। अब हम कैसा कर रहे हैं बताओ इसका? इंडिविजुअल। कौन सी प्रॉपर्टीज चलेंगी इसकी? तो बताओ इसका नेचर कैसा होता है? कॉलॉइडल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है बताओ? हेट्रोजीनियस, ये इसका नेचर है। दूसरा, अपीयरेंस कैसी होती थी इसकी बताओ तो? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट। इसका जो नेचर होता था वो हेट्रोजीनियस होता था। इसकी जो अपीयरेंस होती थी वो कैसी होती थी? ट्रांसल्यूसेंट। थर्ड वाला साइज। चलो देखते हैं कौन बच्चा जानता है सही तरह से इसका साइज। जिन्होंने 100 लिख रखा है वो थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 1000 नैनोमीटर। हमें तो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। मेरी पुरानी वाली एनसीईआरटी थी उसमें लिखा था 100, जो लिखा था वो मैंने आपको लिखा दिया। लेकिन अब जैसे आपने बताया कल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं 1000। और ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि एनसीईआरटी के अलावा मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, सब में 1000। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं एनसीईआरटी करा रहे हैं तो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दो। पता लगा कि वो नई में ही आ गया। अब देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगस्ट्रॉम में, इसका एंगस्ट्रॉम बताओ तो कितना आएगा? 10 से 10,000। वेरी गुड, एंगस्ट्रॉम हो गया। मीटर तो बताओ, मीटर 6 से 9 मीटर हो गया। सेंटीमीटर बोलो। ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं, एंगस्ट्रॉम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मीटर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। सेंटीमीटर बोलो। वेरी गुड। देखो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है? 9। समझ रहे हो ना? तो ये इस तरीके से लिखते हैं इसको। 6 हो गया ना, ये 3 हटा दो, उसमें से 9 में से 3 हटा दो। नहीं बात समझ में आई? अरे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना? 10⁻⁹। तो फिर ये यहाँ 3 है तो 6 से 9। नहीं बात समझ में? हाँ, थोड़ा उल्टा कर दिया। वो अभी इसमें नहीं डिस्कस करके, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आगे चीजों को, वो अलग के मैटर है ना। अभी तो ये क्या है कि मान लो किसी बच्चे को दोबारा चीजें देखनी है तो उसके लिए अभी ये सब कर रहे हैं।
नहीं नहीं, वो बताएंगे बताएंगे, अभी चिंता ना करना, इसको कर तो ले। अच्छा ये हो गया हमारे पास, डन। चौथा वाला आइए, फोर्थ वाला, नेचर हो गया इसका। अच्छा, प्योरिफिकेशन तो बताइए, कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्योरीफाई करते हैं? प्योरिफिकेशन बोलो। हाँ, डायलिसिस। और दूसरा वाला कौन सा होता है हमारे पास? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अच्छा बताओ, मैं किसी बच्चे से अगर पूछूं कि इसकी सेटलिंग प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं? सेटल डाउन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सही है। सेटल डाउन होता है किसकी वजह से होता है? ये सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से होता है। सही है। अच्छा बताओ, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जानते हो आप लोग? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती हैं। अच्छा बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट डोंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बात समझ में आ गई? तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती थी बताओ? कौन कौन सी? RLBP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा वाला क्या होता था? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा वाला क्या होता था? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ वाला क्या होता था? ऑस्मोटिक प्रेशर। डी होता था यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मेरा क्वेश्चन क्या है पता है आप लोगों को? मेरा क्वेश्चन ये है कि इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कॉलोइडल सॉल्यूशन को फेवर करती है? बात समझ में आई? कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कॉलोइडल सॉल्यूशन को फेवर करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट आंसर। बताइए क्यों? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है और लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बनते हैं इसमें। लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बनते हैं इसमें। तो लिखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर विल फेवर टू दी कॉलोइडल सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो कॉलोइडल सॉल्यूशन को फेवर करती है? ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज इसमें लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बनते हैं जो कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं। अब इस पे हमने कुछ नहीं समझाया, ये तो होती है वहां पे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, है ना? बस ये लिख लो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। osmotic pressure favor of the osmotic pressure favor to the colloidal solution because less number of solute particles are formed. जो लेस नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं वो किसमें? सॉल्यूशन में जाकर के डिसॉल्व होते हैं। कितनी हो गई बताओ? 6। ये नंबरिंग करते रहना आप लोग, है ना? लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। हाँ, लेस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का कौन सा एग्जाम्पल है? का एग्जाम्पल कौन सा होगा हमारे पास? ब्राउनियन मूवमेंट।
हाँ, जिगजैग मोशन वाली को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में लिखिएगा, बेस्ट एग्जांपल है इसका ब्राउनियन मूवमेंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? जिगजैग मोशन ऑफ सॉल्व पार्टिकल्स इन कॉलॉइडल सॉल्यूशन। जिगजैग मोशन ऑफ डीपी पार्टिकल्स बोल दूं तो ज्यादा सही लगेगा, है ना? सॉल्व को आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, दूसरे तरीके से समझ जाएंगे, तो ऐसे लिख लीजिए। जी नहीं समझ में आ रहा है? कोई नहीं, मैं जी वैसा बना दूंगा, चिंता ना करो। मैं ये कह रहा हूं, मेरी राइटिंग पहले अच्छी थी, अब खराब हो गई है। मैं ये देखता रहता हूँ कि अरे मेरी राइटिंग ही खराब हो रही है। नहीं, अच्छी नहीं हो रही है, खराब हो रही है। पहले के नोट्स आप देखोगे तो थोड़ा बिल्कुल फिक्स कर देते थे कि हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे खुद नहीं समझ में आती है कई बार तो, क्योंकि वो उल्टे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं, देखो हमें तो आपके हिसाब से ही चलना है, आप जैसे बोलोगे वैसे कर देंगे। तो क्या लिखा है आपने? अच्छा, ये समझ में तो आ गया। जी को मारो गोला, फिलहाल यहाँ समझो कि जिगजैग मूवमेंट क्या होता है, बताओ। अच्छा, अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि ये तो आपने देखा ही है, लेकिन होती क्यों है ये तो बता दो। ये जिगजैग मोशन है ना? एक बार चाहो तो आप नोट कर लो, ऐसे एक डायग्राम सा बना लो। मेरा क्वेश्चन है रीजन। रीजन आता था ना आपके एग्जाम में, इसका रीजन क्या है? तो उससे रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं रिपेल? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि रीजन क्या है इसका, ब्राउनियन मूवमेंट का? ये तो आपने पढ़ा है, हमारे में ऐसा नहीं आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा कि डिफाइन कर दो या कुछ ऐसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं आने का। इधर रीजन पूछेगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, तो बताओ क्या है, या फिर एप्लीकेशन पूछेगा। दो कारण पूछेगा, इसका एप्लीकेशन क्या है और क्यों कर रहे थे, उन्होंने क्यों किया होगा। एप्लीकेशन, रीजन क्या है बताओ। हाँ बिल्कुल, कम से कम 60% तक आप सही पहुंच गए। 100% आपको बताना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन बता दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टेबिलिटी, वेरी गुड। अब देखो बिल्कुल क्लियर हो गया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। अब जो पार्टिकल्स, जो डीपी पार्टिकल्स आराम से डीएम में डिसॉल्व हो जाते हैं, ध्यान से सुनना, जो डीपी पार्टिकल्स आराम से, अट्रैक्शन होता है कुछ डीपी पार्टिकल्स में, तो अट्रैक्शन होता है, होता नहीं होता है, तो वो डिसॉल्व आसानी से हो गए, तो वो तो स्टेबल हो गए। स्टेबल कौन नहीं होता? जो डिसॉल्व नहीं हुए, अब वो घूम रहे हैं यूं 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 यूं। तो बात समझ में आई नहीं आई? तो इसका एप्लीकेशन क्या है बताओ। कौन सा कॉलॉइडल पार्टिकल्स स्टेबल है, कौन सा कॉलॉइडल पार्टिकल स्टेबल नहीं है, वो किसकी वजह से बता पाएंगे हम लोग। अब जो स्टेबल होगा, जो स्टेबल होगा वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो स्टेबल नहीं होगा वो ऊपर क्या करते रहते हैं? जिगजैग मोशन। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? तो जिगजैग मोशन मतलब रीजन किसका था? ईच डीपी पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे थे, इधर से डीपी पार्टिकल्स गया, उधर से डीपी पार्टिकल्स गया, तो डीपी डीपी पार्टिकल्स कर रहे थे, लेकिन कौन से वाले? जो डीएम में डिसॉल्व नहीं हो पा रहे थे, अनस्टेबल वाले। नहीं बात समझ में आई? थोड़ी बहुत बात समझ में आई? तो लिखिएगा रीजन, ईच डीपी पार्टिकल्स कोलाइड टू ईच अदर, ईच डीपी पार्टिकल्स each dp particles collide to each other तो जो कोलाइड कर रहे हैं वो कैसे हैं? स्टेबल, अनस्टेबल? अनस्टेबल है। बात समझ में आ रही है ना? इसका लिखिएगा एप्लीकेशन मींस स्टेबिलिटी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी ऑफ colloidal solution, स्टेबिलिटी ऑफ द colloidal solution। देखो जो स्टेबल होते हैं वो तो सेटल डाउन हो जाते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं वो जिगमॉन्डी मोशन या जिसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ये वाली करते हैं।
यहां तक क्लियर है? अगला वाला लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नंबर साथ में डालते रहना और हर नंबर आपको पता होना चाहिए। बीच में किसी बच्चे से पूछ लूंगा, नाम लेके ध्यान रखना। हर किसी बच्चे को नंबर का पता होना चाहिए, कौन से नंबर पे क्या चल रहा है, और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ये मत कहना कि अब ये तो घर का रहेंगे हम इसको। कुछ बच्चे कहते हैं ना सर अभी आप लिख दो, हम तो अभी लिख रहे हैं, घर पे करेंगे। तो घर पे नहीं करना, यही करना है मेरे साथ में। 8 आ गया? नहीं, मैं तो इसलिए भूल गया क्योंकि आपको बता रहा था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा लिखो, कौन सा आया? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लिखिएगा। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। बेस्ट एग्जाम्पल कौन बच्चा बता रहा है? एग्जाम्पल? ओहो नहीं, अब की दोबारा आ गया तुम्हारा। इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा बताओ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मींस इलेक्ट्रोफोरेसिस। सही है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई? ब्राउनियन मूवमेंट। और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई? इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें पहले आप मेरे साथ लिख लीजिए, फिर समझाता हूं मैं ना। ईच कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन हैविंग चार्ज। इलेक्ट्रोफोरेसिस में लिख रहे हो आप लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन हैविंग चार्ज, है ना। जहां पे हम कोलाइडल सॉल्यूशन, किसी बच्चे को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। ईच डीपी पार्टिकल्स हैविंग द चार्ज, है ना। एक बार लिखिएगा, ईच डीपी पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या लिखा है आप लोगों ने? ईच डीपी पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन हैविंग द चार्ज, है ना। ऑन अप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल करंट, on applying the electric current they moves towards opposite charge electrodes. On applying the electrical current they moves towards oppositely charged current, oppositely charged electrode. Oppositely charged electrode. Each dp particles having the charge, on applying the electric current they moves towards opposite charge electrode. बात समझ में आई? अब इसमें क्या होता है, सारे बच्चे जानते हैं एक यू टाइप ट्यूब की ट्यूब होती है, इस तरीके से होती है ना। अब इसमें मान लो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर दें, और कोलाइडल सॉल्यूशन पे क्या होता है? चार्ज, चाहे वो ऑयल है चाहे कुछ भी है। ईच डीपी पार्टिकल्स हैविंग द चार्ज, ठीक है ना। तो मान लो कुछ पे नेगेटिव चार्ज होगा, कुछ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक हमारे पास एनोड है और एक हमारे पास कैथोड है। कौन बच्चा बताएगा कि एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, कैथोड पे कौन सा होता है? तो बताओ, जब हमने इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन फिल कर रखा है तो कौन से वाले चार्ज के जो डीपी पार्टिकल्स होंगे वो इधर की तरफ मूव करेंगे? पॉजिटिव वाले कैथोड की तरफ करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो बताइए, जिन पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज होगा वो किधर की तरफ माइग्रेट करेंगे? एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। और माइग्रेट करने के बाद
वो कोगुलेट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये अपोजिटली चार्ज माइग्रेट करते हैं, यानी कि ईच डीपी पार्टिकल्स हैविंग द चार्ज। कॉलॉइडल सॉल्यूशन में हर किसी में चार्ज होता है। तो मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन है, डीपी पार्टिकल्स है, वो किधर की तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाफोरेसिस। क्या बोलेंगे उसको? कैटाफोरेसिस। मान लीजिए जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो किधर की तरफ माइग्रेट करेंगे? एनोड की तरफ। तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? एनाफोरेसिस। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बताओ इसका एप्लीकेशन क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? हमारे एग्जाम में एप्लीकेशन आएगा। और कौन बच्चा बताएगा? अब जैसे आपने कल एग्जाम दिया, जितने हमने चैप्टर करा दिए उसमें एक तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और क्वेश्चन वहां से आए नहीं आए वो तो एक अलग की कहानी है, लेकिन अगर जो आए होंगे वो हो जरूर गए होंगे। आए थे नहीं आए थे वो आराम से हो गए होंगे आपसे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और जिससे नहीं आए तो उसमें तो अभी दिक्कत ही होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिस छूट रखी है। वो अब की बार ऐसा करा देंगे आप क्वेश्चन ही नहीं छोड़ोगे। ठीक है? अब मुझे ये बताओ थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन कौन बच्चा ध्यान से देख रहा है? मतलब देख तो सारे रहे, समझ कौन रहा है? कौन बच्चा बताएगा इसका एप्लीकेशन क्या है? बताओ। चार्ज बताना। किसी भी कॉलॉइडल सॉल्यूशन पे चार्ज क्या होगा? कौन बताता है? नहीं बात समझ में आई? इसका एप्लीकेशन क्या है? आप मेरे पास कोई कॉलॉइडल सॉल्यूशन ले आए, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले आप कहना चाहोगे जी इसका चार्ज बताओ, तो चार्ज के लिए तो मुझे यही करना पड़ेगा। अगर उसमें नेगेटिव चार्ज होगा तो वो इधर जाएगा, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर जाएगा। नहीं बात समझ में आई? तो इसका एप्लीकेशन क्या है बताओ? एक्सप्लेन द चार्ज, या चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉलॉइडल सॉल्यूशन या डीपी पार्टिकल्स। नहीं बात समझ में आई? इलेक्ट्रोफोरेसिस का एप्लीकेशन क्या है बताओ? चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉलॉइडल सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत समझ में आया? नोट करो एक बार, इसका एप्लीकेशन करिएगा एक बार। एक्सप्लेन चार्ज प्रेजेंट ऑन डीपी पार्टिकल्स या फिर कॉलॉइडल सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत समझ में आया? तो बताओ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है बताओ? जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स होता है वो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करता है ना? जैसे मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे पूछा मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, इसमें मेन कौन है? मेन हाइड्रोक्साइड है या मेटल है? मेटल मेन है। अब मेटल पे सारे बच्चे क्या जानते हैं? 10th से ही सीख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज होता है। जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। ऐसा ही तो है। तो बताओ ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन किधर की तरफ माइग्रेट करेगा? माइग्रेट टूवर्ड्स किधर की तरफ माइग्रेट कर रहा है बताओ? कैथोड। कैथोड की तरफ करेगा नहीं करेगा? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे फिर? बोलो। कैटाफोरेसिस। नहीं समझ में आई बात? कैटाफोरेसिस। थोड़ी बहुत बात समझ में आई? अच्छा बताओ, मैं किसी बच्चे से पूछूं कि सल्फर का कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, तो ये कैसा होता है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल पे कैसा चार्ज होता है बोलो तो? नेगेटिव होता नहीं होता है? अच्छा बताइए, जब इस पे नेगेटिव होगा तो ये किधर की तरफ माइग्रेट करेगा? माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड। और इसको आप लोग क्या बोलोगे? बोलो। एनाफोरेसिस। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। कैटाफोरेसिस, एनाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस क्या होते हैं? अब मान लो आपको कहेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला सॉल्यूशन है,
किधर की तरफ माइग्रेट करेगा, किधर की तरफ न्यूट्रलाइज होगा, किधर की तरफ कोगुलेट होगा, किधर की तरफ प्रेसिपिटेशन बनेगा, तो यहाँ की तरफ बनेगा, कैथोड पे बनेगा। किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। कहाँ पे कोगुलेट होगा, एनोड पे होगा। कहाँ पे प्रेसिपिटेशन आएगा, एनोड पे आएगा। ये सारी बातें। तो इसको देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, कौन बच्चा बताएगा? इसको देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, उनका भी लॉ चलता है, वो हम पढ़ने वाले भी हैं, और उसमें क्वेश्चन भी आता है। हार्डी सुल्जे लॉ कौन सा होता है बेसिकली? हार्डी सुल्जे लॉ। हार्डी सुल्जे लॉ क्या बोलते हैं उसको? कि जितनी ज़्यादा बैलेंसी होगी किसी पर भी, जितनी ज़्यादा बैलेंसी होगी उसका कोगुलेशन उसी की ज़्यादा होगी, जल्दी से कोगुलेशन आएगा। ऐसा ही तो है। तो इसमें एक लॉ भी लिखना है आपको साथ में। हाँ, इस वाले में ही आता था, ये जो दिया ये वाला ऊपर वाला वो दिया था हार्डी सुल्जे। हार्डी स्कूल जे बोलोगे आप, क्या बोलोगे इसको? हार्डी सुल्जे सही है, मतलब स्पेलिंग ये सही है। अब बोलने का तरीका आप देखो, हार्डी स्कूल जे सूल जे, जो भी बोलना चाहो बोलो। स्कूल जे लॉ लिखिएगा। इट स्टेट दैट it state that more the valency means more will be coagulation. More the valency means more will be coagulation power या coagulation value, है ना। देखिएगा, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि एक हमारे पास ये सॉल्यूशन है, बताओ किसका प्रेसिपिटेशन जल्दी आएगा? जिस पे बैलेंसी ज़्यादा होगी, PO4 3 नेगेटिव होगा, नहीं होगा? अच्छा, ये कहाँ पे कोगुलेट होगा, कौन बच्चा बताएगा? मैग्नीट्यूड भी तो ध्यान रखना है, कहाँ पे कोगुलेट होगा? ये नेगेटिव चार्ज वाला है, कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा? एनोड की तरफ। नहीं बात समझ में आई? और एनोड को आप लोग क्या बोलते हो? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हो आप लोग? नहीं बात समझ में आई? तो एनोड कहूं मैं या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहूं, बात तो एक ही है। नहीं बात समझ में आई? इसका मैग्नीट्यूड अलग होता है, ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन है तो वो कहां पे कोगुलेट होगा, बोलो? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है ना। कई बार बच्चे इसी क्वेश्चन को गलती कर देते हैं, वहां पे आता है कि ये सॉल्यूशन है, बताइए कहां पे कोगुलेट होगा, तो बच्चे क्या सोचते हैं, अच्छा सब पे नेगेटिव तो लिखा है, लगा दो नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव पे थोड़ी ना जाके कोगुलेट होगा। नहीं बात समझ में आई? ये तो हम अभी देख रहे थे इसको, कैटाफोरेसिस एनाफोरेसिस, है ना। ऐसे क्वेश्चन पड़े हुए हैं PYQ में बहुत सारे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इनका कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, तो बताइए सबसे जल्दी प्रेसिपिटेशन किसका आएगा? एल्यूमिनियम का आएगा। लेकिन किस इलेक्ट्रोड पे आएगा वो ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। ये मेटल की तो सॉल्यूशन है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन है मेटल के, तो कोगुलेशन उसका जल्दी आएगा जिस पे चार्ज ज्यादा है, वैलेंसी ज्यादा है। वो नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। तो यहां आप बोल सकते हो कि इसका जो कोगुलेशन आएगा वो कैथोड पे आएगा, या फिर आप बोल दोगे उसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड। हार्डी सुल्जे लॉ, more the valency more will be the coagulation power, more the charge more will be coagulation power। अब कोई बच्चा coagulation नहीं समझ पा रहा हो तो coagulation का मतलब है precipitation आ जाना। जब आप लोग प्रैक्टिकल करते थे तो जो नीचे बैठ जाता था precipitation, उसका नाम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? coagulation, ठीक है ना। ये चीज है। अच्छा बताइए, मैं एक टेबल बनवाऊंगा आपको, ठीक है, अभी की अभी याद करनी है आपको और याद करके सुनानी है। एक तरफ, हाँ मैं भी अपनी याद वाली लिखूंगा, जो चीज मुझे याद है वो आपको पक्का याद होगी, ध्यान रखना। जो चीज टीचर को आती है वो बच्चे को जरूर आएगी, क्योंकि समझाना तो उसे ही है। देखो
पॉजिटिव चार्ज, एक टेबल बना लो छोटी सी। हाँ ये पता नहीं कहाँ रहती है। आज दूसरी जगह बैठ गई है। फिर मुझे चेंज करनी पड़ेंगी चीज़ें। पॉजिटिव चार्ज, अरे ध्यान रखा करो भैया, मॉनिटर का मतलब है आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो आप जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ बच्चों को। सही है। अब देखो आपको मेरे साथ इसको याद करना है, मैं अभी की अभी इसको रटा देता हूँ आपको। पॉजिटिव का मतलब ऐसे मान लो ये एसिडिक है या बेसिक है। अच्छा थोड़े बहुत बच्चों को थोड़ा जीओसी का एक आइडिया है। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज लिखा होता है ना, वो उधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज़्यादा होता है उतना एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होता है। आप ऐसे मान के चलो कि जो पॉजिटिव होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। आप ये मान के चलो कि जो नेगेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक। बात समझ रहे हो ना, थोड़ा सा आइडिया ले लो। तो बताओ एसिडिक डाई किस में जाएंगी, एसिडिक डाई का कॉलाइडल सॉल्यूशन किस में जाने वाली है, बोलो। नेगेटिव चार्ज में। एसिडिक डाई मतलब मैंने आपको अभी क्या बताया, ध्यान से सुनना। मैं किसी बच्चे से पूछूं इन दोनों में देखिएगा जरा, किसी में पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, नहीं है ना, तो नेगेटिव तो है, न्यूट्रल तो है। तो जब पॉजिटिव नहीं है तो न्यूट्रल ज्यादा एसिडिक होता है और नेगेटिव बेसिक होता है। तो बताओ इन दोनों में से बेसिक कौन सा है। ओहो ये वाला है, न्यूट्रल ज्यादा एसिडिक होता है। दो रूल कराऊंगा उसमें, डीएनपी। एक तो एसिडिक में दो रूल चलेंगे, कौन कौन से, डिस्टेंस नंबर पावर, पढ़ा है ना, ये आपने पढ़ रखा है सारे बच्चों ने। दूसरा है ध्यान रखना पॉजिटिव, एसिडिक का बता रहा हूं मैं आपको, पॉजिटिव के बाद न्यूट्रल और फिर क्या होता है, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। अच्छा बताओ, तो नेगेटिव तो बेस हो गया ना फिर, नहीं बात समझ में आई। इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये मैं पूछ रहा था आपसे बेसिक, तो बेसिक कौन सा होगा ये। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे एसिडिक डाई किसका एग्जाम्पल होगा। अरे भाई जब ये बेस होगा तो यहीं तो जाएंगी, अपोजिट चार्ज है या नहीं है, नहीं समझ में आया आपको। अच्छा बताओ बेसिक डाई किसके एग्जाम्पल होंगे। अगर समझ के याद करोगे तो ही दिनों तक याद रहेगा, नहीं तो अभी भूल जाओगे याद करके। बेसिक डाई किधर आने वाली है, लो जी बेसिक डाई। नहीं बात समझ में आई, इसको डाई स्टफ बोलते ना, बेसिक डाई स्टफ। कोई बच्चा एक बेस्ट एग्जांपल बता सकता है इसका, मिथाइलिन ऑक्साइड। इसको एज इट इज याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बताओ नेगेटिव चार्ज मतलब बेसिक है, इधर की तरफ कौन सी डाई आने वाली है, एसिडिक डाई स्टफ। कोई बच्चा बताएगा इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, इओसिन, कांगो रेड, कांगो रेड। कुछ बात समझ में आई, कांगो रेड। बहुत बार क्वेश्चन इओसिन तो आपने देखा ही होगा, है ना, कलर लाते हैं। अच्छा देखो हीमोग्लोबिन बड़ा बेस्ट एग्जांपल है एग्जामिनर का, तुरंत डाल देता है हीमोग्लोबिन बताओ किसका है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल नन ऑफ दीज, ऐसे डाल देता है। तो हीमोग्लोबिन किस में जाएगा, पॉजिटिव में, हीमोग्लोबिन इसमें जाता है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन मतलब जानते हैं सारे बच्चे, ब्लड। मिथाइलिन ऑक्साइड नहीं लगा, बताओ बताओ, बेसिक डाइस्टफ, एसिडिक डाइस्टफ। क्योंकि मैं भी आपकी तरह पहले भूल जाता था पहले कि एसिडिक किस में आएगा बेसिक किस में आएगा, तो मैं एक बार वैसे सीख जाता हूं कि अच्छा ऐसे इसको करना है तो फिर हो जाता है। अब बिल्कुल प्योर रटना है तो वो मुझसे रटा नहीं जाता, वो भूल ही जाता हूँ, यहाँ का वहाँ वहाँ का यहाँ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे आप ध्यान रखो आप, मतलब पॉजिटिव है मतलब एसिडिक होगा तो इसमें बेसिक आएगा, ये मतलब नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब बेसिक है, तो कैसा होगा इसमें, एसिडिक। इनका नाम याद ही है। अच्छा बताओ मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड किसके एग्जाम्पल होंगे बताओ, हाइड्रेटेड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल होगा,
किसके एग्जाम्पल हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले सॉल के, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिना डॉट XH2O, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम XH2O, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन XH2O। ठीक है, मेटल हाइड्रेटेड जो ऑक्साइड होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। एक और है इसका जो ध्यान रखिएगा, TiO2। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल कोई बच्चा बताएगा इसमें? कोई बच्चा बताएगा कॉलॉइडल सॉल्यूशन कौन सा एग्जाम्पल है? गोल्ड का, प्लेटिनम का और Ag का। कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड मतलब जानते हैं आप लोग, Au इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर एंड प्लेटिनम। TiO2 भी इसी का एग्जाम्पल है। ये बस आपको याद करके अभी की अभी मुझे सुना दीजिए। पूछ रहे हैं आपसे, मेरे हिसाब से तो याद हो गया होगा, क्योंकि हमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, तो टेबल वगैरह बिल्कुल स्वीप करके चलो एकदम, कि कोई क्वेश्चन आ जाए तो हर जगह से। डन, बताओ, हटा दूं इसको? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फिर आपसे पूछना है, 5 मिनट डिस्कस करना है आपसे। हाँ, बस 2-3 ही। इसका ध्यान रखो, कई बार ये इंपॉर्टेंट है, एक कहाँ गया वो, ये हीमोग्लोबिन। 2-3 ही उसे एग्जामिनर को पता होते हैं, वही डाल देता है, पता तो सारे। जितने बार भी आ जाए वो सारे इसी में जाएंगे, सारे इसी में। सही है, चलो देखो भैया, याद हो गई है आपको टेबल। गोल्ड का कॉलॉइडल सॉल्यूशन कैसे सॉल्व बनाएगा? अच्छा बताओ, बेसिक डाई स्टफ किस में चलेगी? पॉजिटिव वाले में। बताओ हीमोग्लोबिन ब्लड, आपको बताना है। नूर आप बताइए कि प्लेटिनम का कॉलॉइडल सॉल्यूशन है वो किस वाले में जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव वाले में जाएगा। प्लेटिनम का कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। बताओ गोल्ड का कॉलॉइडल सॉल्यूशन किस में जाएगा? अच्छा बताओ एसिडिक डाई स्टफ किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। एक आध एसिडिक डाई स्टफ का नाम बताओ। कॉन्गोनेड और इओशन, ठीक है। अच्छा बताओ TiO2 किस में जाएगा? अच्छा बताओ बॉक्साइड की हाइड्रेटेड फॉर्म है किस में जाएगी? बॉक्साइड तो जानते हो ना आप लोग, Al2O3 डॉट XH2O, बॉक्साइड की हाइड्रेटेड फॉर्म है, किस में जाएगी बताओ? पॉजिटिव सॉल्व में। यहां तक कर लोगे? बताओ मिथिलीन ऑक्साइड क्या है? बेसिक डाई स्टफ, किस में आएगी? याद हो गया? हो गया नहीं हो गया? तो कर लोगे। तो आज अब यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट कल करेंगे। बाकी 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ वो डिस्कस कर रहे हैं, इसको अभी तो अपलोड ही कर दें।